कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आपको मजा तभी आएगा जब आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ले आते हैं और आप अपने नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के 280 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होना है। जितने भी स्टूडेंट 21 मार्च को बोर्ड एग्जाम देने वाले आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप 280 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों इससे आपका क्या होता है कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में और आपका जीवन में एक ही बार होता है, और ये आपके लिए अंतिम समय, मात्र आपके पास 1 से 2 दिन टाइम है दोस्तों, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहाँ से पिक से टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है तो लगने लगता पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया और गलत हो जाता है आंसर। इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस बार जो मॉडल सेट आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया। पिछले बार जो मॉडल सेट आया था 5 उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया। ठीक है, और पिछले बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराया दिया गया। ठीक है, तो सभी लोग आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूर्व पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा कि जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट आंसर रावी नदी। यदि बात करें जो हड़प्पा है ये कौन सा देश में स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इस बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में कि हड़प्पा कौन सा देश में स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। ठीक है, और यदि बात करें फ्रेंड जो हड़प्पा है ये कौन सा नदी किनारे, तो रावी नदी। इसकी खोज किसने किया फ्रेंड, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो फ्रेंड वो हड़प्पा का खोज किया गया था। ठीक है, कब किया गया फ्रेंड, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया गया। ठीक है, और यहाँ से कभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से कौन मतलब कि साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ से दोस्तों कहाँ से दर्पण प्राप्त हुआ था, सावधान मिला था, और श्रमिकों का आवास, गेहूं की भूसी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जो श्रमिकों का आवास इनमें से कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पा से। गेहूं की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से। तो दोस्तों आपको एकदम डिटेल बाय डिटेल पढ़ना ताकि आपका फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 में दिया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आने पर जो मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, इसकी उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों इसका जो उत्खनन है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा कराया गया। तो कब किया गया था फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज कर उत्खनन करवाया गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो कई बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो पाकिस्तान में ये जो मोहनजोदड़ो स्थित है, कौन सा जिला में, तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। ठीक है, और यदि बात करें यहाँ पे अवशेष के रूप में क्या क्या प्राप्त हुए थे पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, तो दोस्तों यहाँ से अन्नागार स्नानागार जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। हाँ देखो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें ये जो हल का साक्ष्य मिला था वो इनमें से कौन सा स्थल से हल का साक्ष्य मिला था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 4 लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कालीबंगा। यदि बात करें फ्रेंड की जो कालीबंगा है वो कौन सा कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में जो फ्रेंड वो कालीबंगा स्थित है। ठीक है, और यदि बात करें जो कालीबंगा है यहाँ पे दोस्तों इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों कालीबंगा का जो खोज है फ्रेंड वो अलमानंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया फ्रेंड, तो कालीबंगा का जो खोज है वो 1952 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कालीबंगा का खोज किसने किया, तो अलमानंद घोष। कब किए, तो 1922 ईस्वी। और दोस्तों ये जो कालीबंगा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य और भूकंप होने का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य इनमें से कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड पिछली बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर था। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। इसका खोज किसने किया फ्रेंड, तो राखल दास बनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों यदि आपसे यहाँ पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दोस्तों राखी गढ़ी जो है वो अगर ऑप्शन में राखी गढ़ी रहेगा तो आपको राखी गढ़ी सही आंसर करना, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी को घोषित किया गया। ठीक है, बट यहाँ पे राखी गढ़ी नहीं, इसीलिए आंसर जो है वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा।
और दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट 5 में दिया है फ्रेंड कि लोथल कहाँ स्थित है। आने को मैंने ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है लोथल, ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य में। तो दोस्तों ये जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसी बात करें ये जो लोथल है वो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसकी खोज एस आर राव के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लोथल का खोज किसने किया, तो एस आर राव, ठीक है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड, तो ये जो लोथल है फ्रेंड वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये जो लोथल है दोस्तों वो बंदरगाह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। काफी बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, और पिछले बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में दोस्तों ये लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लोहा, ठीक है। और इस बात ये सोना है दोस्तों, ये जो सोना का आयात निर्यात कहाँ से करते थे, तो सोना का आयात निर्यात जो फ्रेंड वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो दक्षिण भारत से करते थे, ठीक है। और चांदी का आयात निर्यात जो फ्रेंड वो कहाँ से करते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ढोलावीरा का खोज किसने किया था। तो आने पर जो ढोलावीरा है इसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ढोलावीरा का जो खोज है फ्रेंड वो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा जेपी जोशी, ठीक है। और बात करें ये जो ढोलावीरा फ्रेंड वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो ढोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। और ये जो दोस्तों ढोलावीरा जो है वो पूरे हड़प्पा सभ्यता में मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पर बस्तियों का विकास जो है वो 3 रूपों में हुआ था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों का विकास 3 भागों में वर्गों में कहाँ पर हुआ था, तो ढोलावीरा, ठीक है। बाकी सब जितने भी स्थल है वहाँ पे 2 रूपों में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि महाजन पद कितने थे। आने वाले ये महाजन पदों की संख्या कुल कितनी थी, तो 16 महाजन पद थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 16। और इस बार के सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो दोस्तों 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो महाजन पद था वो मगध महाजन पद था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो मगध महाजन पद जो कि पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। यानी दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र है इसका पुराना नाम जो है पटना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे राइट आंसर उदयन। दोस्तों यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों के तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन दे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन दिया कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व होता। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की। तो दोस्तों ये जो इंडिका पुस्तक है इसकी जो रचना है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा कि जो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, लेकिन दोस्तों ये जो कौटिल्य है वो इसकी रचना कौटिल्य जो फ्रेंड वो कौन सा पुस्तक की रचना किए थे, इसका आंसर जो है वो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि कौटिल्य जो है वो कौन सा पुस्तक की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी। आने वाले प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है वो इनमें से कौन सा राजवंश के द्वारा शुरू किया था, तो मौर्य राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। आने ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दोस्तों ये जो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, अभिलेख लिखने का। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। आने वाले शक संवत है इसकी प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसकी जो प्रारंभ है वो कनिष्क के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। काफी अभी भी क्वेश्चन फ्रेंड कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कुमार गुप्त। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो बिहार पटना में, ठीक है, बिहार में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल में करवा दें। तो जिन लोगों ने चैनल में जाकर देखा तो प्लीज जाकर देख ले, क्योंकि वहाँ पे हर एक चैप्टर का एकदम अच्छी तरीके से चैनल में एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था। आने इनमें से कौन जो फ्रेंड वो सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था। तो दोस्तों हिंद यूनानियों के द्वारा भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन, ये महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो लुम्बिनी है वो नेपाल में स्थित है, ठीक है। और यदि बात करें जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व जो फ्रेंड वो महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ था। वो इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोध गया पटना में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्तूप का संबंध है। बताइए ये जो स्तूप है इसका संबंध इनमें से किससे है, तो बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों ये जो ऋषि भदेव है वो जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऋषि भदेव, ठीक है।
नेक्स्ट दिया गया कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों ये महावीर है, इनका बचपन का जो नाम है वो वर्धमान था। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा वर्धमान। और ये जो सिद्धार्थ है ये किनका नाम था, तो गौतम बुद्ध का जो नाम था बचपन का वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट दिया गया कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा पेड़ के नीचे जो है वो महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो साल वृक्ष के पेड़ के नीचे वो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पेड़ के नीचे जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को जो है वो पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, तो गया में। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये जो सांची है वो रायसेन में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आने ये जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया फ्रेंड, तो इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन लोगों के द्वारा ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कब किया गया, तो 1336 ईस्वी में। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और राविड वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गोपुरम क्या है ना, वो बता ये गोपुरम है वो क्या है। तो दोस्तों गोपुरम जो है वो मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार, उसको गोपुरम कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हम्पी। दोस्तों ये जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर की राजधानी कहाँ पे है, तो हम्पी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया, तो विजयनगर की स्थापना मैंने बताया कि हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कौन लाए थे। आने को जो भक्ति आंदोलन है जो कि 7वीं सदी में शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये जो इसके आंदोलन है वो उत्तर भारत से जो है वो दक्षिण भारत में किसके द्वारा लाया गया था, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत। तो दोस्तों रामानंद के द्वारा जो है वो भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जो भक्ति आंदोलन इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसा जाता है। तो दोस्तों ये भक्ति आंदोलन इससे प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो शंकराचार्य को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि पाहन पूजे तो हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है ना। बताना ये जो पंक्ति है कि पाहन पूजे तो हरि मिले ये किसकी पंक्ति है, तो ये कबीर दास की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कबीर दास। नेक्स्ट दिया है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था। आने को बताना इनमें से किसका जन्म स्थान जो है वो तालवंडी था। तो दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म है वो तालवंडी में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गुरु नानक। ठीक है, और यदि बात करें ये गुरु नानक है इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, तो पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। आने वाले इनमें से कौन सा जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध संत है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल के प्रमुख संत या फिर प्रसिद्ध संत थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि खानकाह का क्या अर्थ है ना, वो बताइए जो खानकाह है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये खानकाह का अर्थ जो होता है वो आश्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाएगा कि जो खानकाह का अर्थ क्या है यहाँ पे पूछा गया, लेकिन इस वर्ष पूछा जाएगा कि जो मुरीद है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों मुरीद का जो अर्थ है वो शिष्य होता है। ठीक है, और यदि बात करें जियारत का अर्थ क्या होता है, जियारत का जो अर्थ है वो दरगाह की यात्रा होता है। वो गुरु का कभी कभी पूछा है तो गुरु का अर्थ जो क्या होता है, तो गुरु का अर्थ जो है वो पीर होता है। ठीक है, पीर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक सूफी संत नहीं थे। आने आपका इनमें से कौन सा जो है वो सूफी संत नहीं थे। तो दोस्तों ये जो बाबा फरीद है ये एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन भी जो दोस्तों एक सूफी संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो दोस्तों सूफी संत थे। बट ये जो मीराबाई है ये कोई भी सूफी संत नहीं थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मीराबाई। नेक्स्ट दिया गया कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया है इनका जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यदि डेट की बात करें तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों ये जो इब्राहिम लोदी है इनका हार हुआ था, ये जो बाबर है इनका जीत हुआ था। ठीक है, और 1526 में दोस्तों ये इन बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो बाबर थे। तो राइट आंसर होगा बाबर। बाबर का जो पूरा नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनका जो जन्म है वो 14 फरवरी 1484 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा सकता है कि जो बाबर है इनका जन्म कब हुआ, तो 14 फरवरी 1484 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है वो कब हुआ, तो 1530 ईस्वी में जो है वो बाबर की मृत्यु हो गई थी। और इनके जो माता का नाम था वो कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है ना। ये जो बाबर नामा पुस्तक है ये कौन सा भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों जो बाबर नामा है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकबर ने जजिया कर
को कब समाप्त किया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अकबर है जो कि इन्होंने जो जजिया कर को समाप्त किया था वो कब समाप्त किए थे। तो दोस्तों अकबर ने जो जजिया कर को समाप्त किया था वो 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। दोस्तों अकबर जो है वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे जजिया कर पूछा गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर जो है वो दास प्रथा को कब खत्म किए थे। तो दोस्तों 1562 में जो फ्रेंड वो अकबर जो है दास प्रथा को समाप्त किए थे। ठीक है, 1563 ईस्वी में जो फ्रेंड इन्होंने तीर्थ कर यात्रा को समाप्त किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीर्थ कर यात्रा को जो है अकबर कब समाप्त किया। तो 1563 में, 1564 ईस्वी में दोस्तों वो जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक कर हुआ करता था जिसे अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा था। काफी बीबीए क्वेश्चन फ्रेंड की जो अकबरनामा पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा फ्रेंड ये जो अकबरनामा पुस्तक है वो लिखा गया। कौन सा भाषा में लिखा गया आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पुस्तक है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था। आने आपको कौन सा शासक जो है वो पहली बार जो फ्रेंड वो तंबाकू का प्रयोग किया था, तंबाकू का सेवन किया था। तो दोस्तों अकबर जो फ्रेंड वो तंबाकू का सेवन पहली बार किया था। और लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पहले जो तंबाकू का प्रतिबंध है वो किसने लगाया था तंबाकू पर प्रतिबंध। तो ये जो जहांगीर है फ्रेंड वो इन्होंने जो दोस्तों वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। तो अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों मुगल प्रशासन ये जो जिला है उसे सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सरकार। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पिछले बार जो जैक में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। अब दोस्तों हम लोग इस बार जो मॉडल सेट आया है जो जैक के द्वारा मॉडल सेट आया है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। अब इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करेंगे। दोस्तों आपको देखना है क्या है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता नहीं। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन आपको देखना वही कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो मॉडल सेट है उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट फाइव में देंगे कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। आने को जो इब्न बतूता है वो अपनी यात्रा का जो विवरण किया था वो कौन सा भाषा में किया था। तो दोस्तों इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण जो है वो अरबी भाषा में किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अरबी भाषा। ठीक है, इस बात में जो इब्न बतूता है इनका जन्म कब हुआ। तो दोस्तों इब्न बतूता का जो जन्म है वो 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड। तो मोरक्को के तेंजिर शहर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका जो मृत्यु है वो 1377 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये भारत कब आए थे इब्न बतूता। तो 1333 में भारत आए थे। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इब्न बतूता भारत कब आए। तो 1333 में। यदि ईस्वी नहीं दिया जाएगा तो आपको सदी दिएगा। तो 14वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है, और किसके कार्यकाल में आए। तो एमबीटी के कार्यकाल में। देखो 6 में दिया गया कि दामिन ये कोह क्या था। ये दामिन ये कोह है वो क्या था। दोस्त दामिन ये कोह जो है वो एक भूभाग था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा भूभाग, यानी यह पार्ट ऑफ लैंड यानी जमीन का टुकड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 में है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो दोस्तों रामानंद के शिष्य जो है वो रैदास भी थे, कबीर भी थी और धन्ना एवं पीपा भी थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें सभी। जो जी हाँ दोस्तों ये जो सभी है वो रैदास के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। आने वाले 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसकी जो स्थापना फ्रेंड वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला 9 में दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 10 में है कि संथाल विद्रोह का नेता था। ये जो संथाल विद्रोह है इसका नेता कौन थे। दोस्तों संथाल विद्रोह का नेता की बात करें तो इसका जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। और यदि बात की जो संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था। तो 1855 ईस्वी में जो फ्रेंड वो संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 11 दिया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये बुद्ध है इनके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। तो यदि बात फ्रेंड इनका जन्म कब हुआ। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड। तो लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी कहाँ पर है। तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, यदि इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। तो लुम्बिनी में। ठीक है, कब हुआ। तो 563 ईस्वी में। 12 में देखा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों बंगाल के विभाजन की बात करें तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी। 13 में देखा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ना। ये मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा
22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो फ्रेंड वो मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट 40 में दिया गया कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था, इनमें से कौन सा व्यक्ति का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी था। तो दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो तालवंडी था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नानक या फिर गुरु नानक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया गया कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया, इनमें से कौन से यात्री जो है जो कि विजयनगर की यात्रा किए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ये विजयनगर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में फ्रेंड हरिहर और बुक्का प्रथम ये दोनों भाई थे, इन लोगों के द्वारा जो है वो विजयनगर की स्थापना किया गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से कौन से यात्री ने की। तो निकोल कॉन्टी जो फ्रेंड वो विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा निकोली कॉन्टी। अगला 60 में दिया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। ये जो असहयोग आंदोलन है काफी आसान क्वेश्चन फ्रेंड, आगे आसान क्वेश्चन है। ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की। तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। आने को ये महाभारत का युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था। तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 18 दिन। और ये बात करें जो महाभारत है इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महाभारत को किसने लिखा। तो वेद व्यास। और ये जो रामायण को किसने लिखा तो वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट 18 में दिया कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। ना इनमें से कौन सा मुगल शासक जो है जो कि हिंदू पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको हटा दिया गया था। तो दोस्तों अकबर के द्वारा जो फ्रेंड वो जजिया कर को हटाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अकबर। और ये बात में अकबर है इनका कार्यकाल कब से कब तक था। दोस्तों इनका कार्यकाल जो है वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच चला था। ठीक है, तो दोस्तों अकबर ने जो फ्रेंड अपने कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम किए, जिनमें से बहुत कुछ मैं बता देता हूँ। दोस्तों 1562 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सबसे पहले दास प्रथा को हटाया था। ठीक है, 1563 ईस्वी में तीर्थकर यात्रा को हटाया था और 1564 ईस्वी में जो फ्रेंड वो जजिया कर हटाया था। दोस्तों जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। 19 में कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। आने वाली जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित है तो कबीर का। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कबीर। नेक्स्ट दिया गया आपके स्क्रीन पर फ्रेंड कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। काफी आसान क्वेश्चन फ्रेंड, ये जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है तो फतेहपुर सिकरी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। अगला 21 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। आने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना जो है वो कौन सा वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 ईस्वी। लेकिन 22 में दिया कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। ये संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था। दोस्तों संथाल विद्रोह जो है वो 1855 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा 1855। और इसके नेतृत्व करता कौन कौन थे तो सिद्धू और कान्हू। ठीक है, लेकिन 23 में देखा कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए जो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे तो वास्को डिगामा जो फ्रेंड वो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। और दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों भारत का खोज किया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का खोज किसने किया तो वास्को डिगामा। कब किए फ्रेंड तो 1498 ईस्वी में जो फ्रेंड वो वास्को डिगामा जो है वो भारत की खोज किए थे। लेकिन 24 में दिया गया कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कांस्य युगीन। और दोस्तों बात करें जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने किया तो दोस्तों इसका खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड तो 1921 ईस्वी में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है। ये जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन 25 में देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना जो है वो कौन सा वर्ष हुआ था तो 1606 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1606। नेक्स्ट 26 में दिया गया कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। ये जो पाकिस्तान शब्द है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, नेक्स्ट 27 में दिया गया कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा बाबर। ठीक है, और यदि बात करें ये बाबर है इनका पूरा नाम क्या था तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और यदि बात करें ये जो मुगल वंश की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाबर के द्वारा। और कब किया था फ्रेंड तो 1526 ईस्वी में जो फ्रेंड वो मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया। और इनका जन्म कब हुआ तो दोस्तों इनका जो जन्म फ्रेंड वो 14 फरवरी 1484 ईस्वी को जो फ्रेंड इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम जो फ्रेंड वो उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। लेकिन 28 में देखा कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनमें से कौन सा शासक को जो फ्रेंड वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट 29 में दिया गया कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, ये अमुक्त माल्यद है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कृष्ण देव राय हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कृष्ण देव राय। ये जो पुस्तक है वो कौन सा भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो कृष्ण देव राय हैं वो ये तुलु वंश के सबसे महान शासक थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल जो है वो 1500 तुलु वंश का जो कार्यकाल है वो 1505 ईस्वी से लेकर के 1665 ईस्वी तक रहा, ठीक है। दोस्तों विजयनगर में कुल 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। दोस्तों तुलु वंश के जो सबसे महान शासक थे वो कृष्ण देव राय ही थे, ठीक है। नेक्स्ट 30 में दिया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? इनमें से कौन सा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो मृतकों टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो। दोस्तों आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा सकता है कि मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, ठीक है। तो आपको इसी डिटेल में पढ़ना था कि आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं हो। नेक्स्ट 31 में दिया गया कि पीरदर्शी किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक जो है वो पीरदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट 32 में देखा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौटिल्य है। दोस्तों कौटिल्य को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों यदि आपको कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहेगा और चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त में कोई भी रहेगा तो आपको सही आंसर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 33 में देखा कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, यानी ये अकबरनामा है इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अकबरनामा जो है फ्रेंड वो किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा अबुल फजल। कौन सा भाषा में लिखा गया फ्रेंड? तो जो अकबरनामा फ्रेंड वो फारसी भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अकबरनामा कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा में। और इसमें किसके बारे में बताया गया? तो अकबर की कहानी यानी अकबर के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट 34 में देखा कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? दोस्तों ये दक्कन दंगा आयोग है वो कब नियुक्त हुआ था? तो 34 का राइट आंसर जो है वो 1875 ईस्वी, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में देखिए कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 में देखिए कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? यानी बताने जो फोर्ट विलियम है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो कोलकाता में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कोलकाता या फिर कलकत्ता। नेक्स्ट 37 में देखें कि 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? ये 16 महाजन पद है इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो था वो मगध था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मगध, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मगध। नेक्स्ट 38 में देखें कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी प्रारंभ इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा 10 मई, ठीक है। नेक्स्ट 39 में कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी है वो 1915 ईस्वी में आए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1915। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो महात्मा गांधी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 40 में देखिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ना ये दिल्ली चलो है इस नारा को जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते क्वेश्चन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, अगर वस्तु पूछा जाएगा फ्रेंड तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कपास, ठीक है। कपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाला बात यह है कि फ्रेंड यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वस्तु के निर्माण में अगर पूछा जाए कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के निर्माण में आगे थे, तो वहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा कांसे के औजार, ठीक है। निर्माण पूछेगा तो कांसे और औजार हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो कपास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा का काल कब से कब तक माना जाता है? और ये जो C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो कब से तक कब तक माना गया? तो दोस्तों C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल देखा जाए तो C14 के अनुसार
2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है और हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे C14 पूछा गया। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक है, तो एनसीईआरटी में जो आपका दिया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है वो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको C14 के अनुसार बताना है। और यदि आप देखा जाए जॉन मार्शल के अनुसार दोस्तों, तो जॉन मार्शल के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है, वो जॉन मार्शल का कार्यकाल है। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखना है और आपको एक भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में गलत क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। आपके आने पूछते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो गुजरात में बंदरगाह था वो कौन सा था, तो लोथल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था और इसका खोज जो फ्रेंड वो S.R. राव के द्वारा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल का खोज किसने किया, तो S.R. राव। ठीक है, कहाँ पर यह स्थित है फ्रेंड, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन 4 में दिया गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पाकिस्तान। दोस्तों यदि बात करें मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसकी जो खोज है फ्रेंड वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज किया गया और यह कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने। और यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड, तो अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, गेहूं की भूसी, ये सभी अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। वही जो मोहनजोदड़ो फ्रेंड इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में न छूटे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से वीडियो बना दिया हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। 11 में बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आपने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ जो घर बनाया था वो किससे बनाया जाता था, तो दोस्तों घर जो है वो ईंटों से बनाया जाता था। ये राइट आंसर होगा ईटा। दोस्तों यदि बात करें यहाँ जो मकान होती थी वो कौन सा पद्धति पर होता था, कौन सा पक्की ईंटी से बनाया था, लेकिन कौन सा पद्धति पे होता, तो टेरी कोटा पर पद्धति पर जो फ्रेंड वो मकान को बसाया जाता था। और ईंटे का जो अनुपात है फ्रेंड आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4:2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहे हैं कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है ना। सुमेर से प्राप्त अभिलेख जो है उसके अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों नाविकों का जो देश है वो मेलुहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मेलुहा। ठीक है, दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया, दोस्तों मेसोपोटामिया सुमेर के लेख में मेलुहा जो दोस्तों नाविकों का देश का जो मेसोपोटामिया हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो दिलमुन है जो फ्रेंड वो बहरीन द्वीप के रूप में वर्णन किया गया। ठीक है, दिलमुन का जो वर्णन है वो बहरीन द्वीप के रूप में किया गया। ये जो ऑप्शन ये में दिलमुन जो दिया हुआ है। अगला 7 में दिया बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या थी। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु की बात करें तो मुहर जो फ्रेंड वो वहाँ की सबसे विशिष्ट वस्तु थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 8 में दिया गया कि शक संवत का आरंभ किसने किया, तो दोस्तों ये जो शक संवत का आरंभ है फ्रेंड वो किसके द्वारा किया गया था, तो शक संवत का जो आरंभ है फ्रेंड वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, कनिष्क। ठीक है, दोस्तों ये जो शक संवत का आरंभ है वो कनिष्क के द्वारा राज्य होरन के समय 78 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शक संवत का आरंभ है कब किया गया था, तो 78 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। इनमें से कौन सा व्यक्ति के द्वारा भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ किया गया था, तो सातवाहन के द्वारा जो फ्रेंड वो भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर सातवाहन। दोस्तों ये जो भूमि अनुदान की प्रथा फ्रेंड वो सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ की गई, किंतु मध्य भारत में सामान्य प्रचलन जो फ्रेंड वो गुप्त वंश के द्वारा शुरू किया गया। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भूमि अनुदान की प्रथा जो है वो मध्य भारत में किसके द्वारा किया गया, तो गुप्त वंश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था। जो अरब के लोग थे वो सिंध पर कब विजय प्राप्त किए थे, तो 712 ईसा पूर्व जो वो अरब ने जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, दोस्तों ये जो अरब का आक्रमण होता है वो कब होता, तो 712 में होता, मैंने आपको बताया। और किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें दाहिर का हार हो गया था और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इनकी जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला 11 में कि वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में जो फ्रेंड वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन। दोस्तों ये जो वेनसांग की पुस्तक का नाम जो है वो स्यूकी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था, तो स्यूकी। ठीक है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा था। ये जो वेनसांग है इन्हें क्या कहा था, तो यात्रियों का राजकुमार भी कहा था। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान जो है वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। डोमिंगो पेट्स जो दोस्तों वो कृष्ण देवराय के कार्यकाल में आए थे। और फरनावर नुनी जो है वो अच्युत देवराय के कार्यकाल में आए थे। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। अगला 12 में क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा
के साथ हुआ था। आपको ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी पुत्री का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, तो वाकाटक के साथ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा वाकाटक। दोस्तों ये जो वाकाटक है इसका जो पूरा नाम है क्या था, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। बताइए जो प्राचीन काल में सुदर्शन झील है वो कौन से राज्य में था, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। ठीक है, ये सुदर्शन झील है फ्रेंड, इसका निर्माण जो है वो पुष्य गुप्त द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो पुष्य गुप्त द्वारा। ठीक है, लेकिन इसका जो फ्रेंड मरम्मत जो है वो स्कंद गुप्त ने कराया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया, तो स्कंद गुप्त, और इसका निर्माण किसने कराया, तो पुष्य गुप्त। ठीक है, यह गुजरात के सौराष्ट्र में है। ये जो झील है कहाँ पर है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में। अगर कोई 14 में बोल रहा है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। यानी ये महाजनपद में हम लोगों ने पढ़ा था, तो महाजनपद टोटल 16 महाजनपद थे, इसमें जो माहिष्मती है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो अवंती इसकी राजधानी थी। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अवंती। यहाँ पे थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट बता दें, जो अवंती की राजधानी माहिष्मती एवं उज्जैन थी। अगर माहिष्मती नहीं रहता तो उज्जैन राइट आंसर करना है। असमक की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है कि असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो पोतन। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर या बैराट। और चेदी की जो फ्रेंड वो ये राजधानी थी। ठीक है, और दोस्तों की बात की 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद जो फ्रेंड वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, जो कि बिहार में स्थित था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15 में फ्रेंड कि धम्मा का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया था। आपको बताना है ये धम्मा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो अशोक के द्वारा जो फ्रेंड वो धम्मा का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर अशोक के द्वारा। दोस्तों ये जो कब दिया गया था, तो कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व के पश्चात ये जो सिद्धांत है वो चलाया गया था। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते ही नहीं, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने आपको बताया कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, आपका मार्च महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च से शायद आपका एग्जाम स्टार्ट है, 14 मार्च से। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे उसका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा, इसलिए आपको एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 में क्या बोल रहा है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी। आने वाले जो 5वीं शताब्दी में देवगढ़ की मंदिर है वहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति थी, तो विष्णु की मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है विष्णु। ये जो देवगढ़ की मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये जो मंदिर है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक जो राज्य वाला जनसंख्या है वो राज्य में यूपी का जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक, और यूपी का जो अभी मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। थेरवाद है कौन सा धर्म से संबंधित है, तो ये जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर बौद्ध धर्म। थेरवाद का ही विकसित रूप जो है वो हिनयान जो गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 में दिया कि भिल्सर टॉप्स के लेखक कौन है। रानी बोले जो भिल्सर टॉप्स है इसके लेखक कौन है, तो एलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों वो भिल्सर टॉप के लेखक है। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो एलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो पुस्तक है फ्रेंड इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1854 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिल्सर टॉप्स पुस्तक जो है वो कब प्रकाशन हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 20 में क्या बोल रहा है कि विवाह का संबंध डैश से, ये विवाह का संबंध है वो इनमें से किससे, तो इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 में दिया गया कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है। ये कैलाशनाथ जो मंदिर है वो भारत के कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, दोस्तों ये जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण देवराय प्रथम ने दोस्तों एलोरा का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर में बनाया, जो कि राजसी शैली के उदाहरण है। ठीक है, अगला 21 में दे कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। मौर्य काल में इससे सीता से क्या तात्पर्य था, तो सीता का जो तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यह भूराज स्व था दोस्तों जिसका प्रधान जो है वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट 22 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। जो ये सूफी आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सूफी आंदोलन जो शुरुआत है वो दिल्ली से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर दिल्ली। यदि बात करते हैं हालांकि विश्व स्तर पर देखा जाए तो सूफी आंदोलन का जो शुरुआत है वो ईरान के बसरा नामक स्थान से हुआ था। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि विश्व स्तर पर सूफी आंदोलन की प्रारंभ कहाँ से शुरुआत कहाँ से, तो ईरान के बसरा नामक स्थान पर कब हुई थी, तो 9वीं सदी में। ठीक है, 9वीं सदी में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं ये जो शंकराचार्य का मत है तो कौन सा, तो द्वैतवाद का जो जनक है वो शंकराचार्य का कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो शंकराचार्य का। ये जो शंकराचार्य हैं वो दक्षिण भारत के काफी महान शासक थे। ठीक है, काफी महान संत थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ द्वैतवाद का यदि आपसे जनक पूछेगा, द्वैतवाद का जनक जो है वो माधवाचार्य हैं। और विशिष्ट द्वैतवाद का जनक पूछेगा तो रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद का जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इनमें से कौन सा सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है निजामुद्दीन औलिया। किससे कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और ठीक है,
और औलिया का जो दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित था, तो दिल्ली में। अगला 25 में दिया है कि पाहन पूजे तो हरी मिले किसका काव्य पंक्ति है, तो दोस्तों ये जो पंक्ति है वो कबीर का है। ऑप्शन ये राइट आंसर हुआ कबीर। जी हाँ दोस्तों, कबीर का पंक्ति है, पाहन पूजे तो हरी मिले। अगला 26 में दिया है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो दोस्तों ये जो इनमें से सभी ये जो है वो तुकाराम, रामादास और ज्ञानेश्वर, ये सभी दोस्तों महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर इनमें सभी। ये जो तुकाराम है ये कहाँ के थे, तो ये पुणे के थे। ठीक है, ये रामादास जो थे वो कहाँ के थे, तो जालना डिस्ट्रिक्ट के थे, और ये ज्ञानेश्वर जो है वो औरंगाबाद के थे। ठीक है, अगला 27 में दिया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे। ये भक्ति आंदोलन इसको उत्तर भारत से दक्षिण भारत कौन से संत के द्वारा लाया गया, तो रामानंद के द्वारा जो है वो भक्ति आंदोलन को जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत लाया गया। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो भक्ति आंदोलन का शुरू करने का जो श्रेय है वो शंकराचार्य को जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो शंकराचार्य, और उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद। अगला 28 में दिया है कि कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे, तो ये जो थे फ्रेंड वो कवि के पद पे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी राइट आंसर होगा कवि। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ फ्रेंड 29 में देगा कि अमरम का अर्थ क्या है, तो दोस्तों अमरम का जो अर्थ होता है वो जागीर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जागीर। नेक्स्ट 30 में दिया है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है, तो दोस्तों ये कृष्ण देव राय है, इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आंध्र भोज का उपाधि दिया गया था कृष्ण देव राय को। ठीक है, इन्हें एक और उपाधि दिया गया फ्रेंड आंध्र भोज, और अभिनव भोज का जो उपाधि है वो कृष्ण देव राय को ही दिया गया था। और ये जो कृष्ण देव राय है वो विजयनगर साम्राज्य के काफी महान शासकों में से एक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर है कौन सा नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ये राइट है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों यदि बात है विजयनगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुल्लू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है, अगला 32 में देखिए कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये हम्पी में पाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हम्पी। दोस्तों विजयनगर की जो राजधानी है वो हम्पी थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की 3 राजधानी थी, लेकिन आपसे सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछेगा तो हम्पी। अगर पहली राजधानी पूछेगा तो दोस्तों पहली राजधानी जो थी वो अनेगोंडी थी। ठीक है, अनेगोंडी जो है पहली राजधानी थी, दूसरी राजधानी हम्पी थी, और तीसरी राजधानी जो है वो चंद्रगिरी थी। अगला 33 में देखिए विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो दोस्तों संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश शासन किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर संगम वंश। पहला वंश जो दोस्तों संगम वंश था, दूसरा वंश जो दोस्तों वो सुल्लू वंश था, तीसरा तुल्लु था, और चौथा जो अराविडु था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया कि संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और अराविडु वंश, चारों वंश आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में जो टोटल 4 वंश ने शासन किया था। अगला 34 में दिया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। पिछली बार क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि तंबाकू का जो सेवन है वो सर्वप्रथम कौन इसका प्रयोग किया था, तो अकबर के द्वारा जो दोस्तों तंबाकू का प्रयोग पहली बार किया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में शायद अब पूछा जा सकता है कि तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध कौन सा मुगल शासक ने लगाया था, तो जहांगीर जो है वो तंबाकू पर रोक लगाया था। तो ऑप्शन बी उस समय राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, अगला 35 में देखिए कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे खम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा खम्स। दोस्तों ये जो जकात है वो जकात किसे कहा जाता है, तो जकात जो है वो इस्लाम में जो दान दिया जाता है उसे जकात कहा जाता है। ठीक है, खिराज जो है खिराज किसे कहा जाता है, तो ये जो खिराज है वो राज्य द्वारा लिए जाने वाला कर को जो है वो खिराज कहा जाता है। और ये जजिया है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को जो है वो जजिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको एक बार इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। 36 में देखिए कि विभिन्न विद्वाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा अकबर। नेक्स्ट 7 में दिया है कि दिन ये इलाही संबंध है, यानी दिन ये इलाही का संबंध इनमें से किससे है, तो अकबर से, यानी ऑप्शन सी राइट होगा अकबर। ये जो दिन ये इलाही है दोस्तों ये अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन ये इलाही किसके द्वारा चला गया, अकबर। कब, तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या बोल रहे फ्रेंड्स कि मुगल चित्रकला किसके समय मोदकश पर था, मतलब मुगल काल में दोस्तों किसके कार्यकाल को जो है वो चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है, तो जहांगीर के कार्यकाल को जो दोस्तों वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा जहांगीर। अगला 39 दिया कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बसाया, तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी की राजधानी वो अकबर के द्वारा बसाया गया, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट 40 में क्या बोल रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अजमेर। ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन फ्रेंड, ये जो हड़प्पा है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों जो हड़प्पा है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। कब किया गया फ्रेंड, तो हड़प्पा का खोज तो 1921 ईस्वी में दोस्तों ये हड़प्पा का खोज किया गया था। ठीक है, या किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी। कौन सा नदी के किनारे स्थित फ्रेंड, तो ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
और कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में। नेक्स्ट 2 में दिया गया फ्रेंड्स कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या गुणक का व्यवहार करते थे। आने को ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे वो तौलने के लिए कौन सा अंक का प्रयोग करते थे, तो 16 का प्रयोग जो दोस्तों वो सबसे ज्यादा किया जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 16। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड या फिर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसकी खोज किसने किया, तो मैंने आपको पहले ही बताया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। नेक्स्ट 4 में दिया गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आने को ये जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। आने ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। किसने किया, तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे। आने को सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था वो कौन सा स्थल से मिला था, तो दोस्तों विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्नानागार का अवशेष मिला था इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। तो दोस्तों ये स्नानागार था इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर ये लंबा था। चौड़ाई की बात करें तो ये टोटल जो चौड़ा था फ्रेंड वो 7.03 मीटर इसकी कुल चौड़ाई थी, और वही गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। ठीक है, तो आपको इसको एक बार ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो सबसे विशाल नगर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सबसे विशाल नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी में सबसे बड़ा आपसे अगर नगर पूछेगा सबसे विशाल नगर तब मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर स्थल पूछेगा सबसे बड़ा स्थान पूछेगा तो राखीगढ़ी होगा। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो का जो खोज है फ्रेंड वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट 7 दे कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। आने को जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1784। दोस्तों ये जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो वो 15 जनवरी 1784 में हुआ था। कब, तो 15 जनवरी 1784 में। किसके नेतृत्व में होता है, तो विलियम जोन्स के काल में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, विलियम जोन्स। नेक्स्ट 8 में फ्रेंड यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। आपसे यहाँ पे उत्तरी पूछा जाए, कभी पूर्वी पूछ देगा कभी पश्चिमी पूछ देगा, तो आपको एक बार ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांदा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मांदा। हम लोग चलिए सभी जान लेते हैं कि कौन सा सीमा इसका क्या क्या है। तो दोस्तों उत्तरी सीमा आपसे पूछेगा तो मांदा हो जाएगा। कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, वहीं इसका दक्षिणतम हिस्सा की बात करें तो दक्षिणतम जो इसका हिस्सा है वो दाइमाबाद है। कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। वो कौन सा नदी किनारे, तो गोदावरी नदी। और वहीं पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है वो आलमगीरपुर है। कहाँ पर है, तो यूपी में। कौन सा नदी, तो हिंडन नदी के किनारे। वहीं इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो सुतकाकेडोर है। ठीक है, कौन सा नदी, तो दसमक नदी के किनारे। तो आपको इसको एक बार ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। नेक्स्ट 9 में दिया कि सिंधु घाटी के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। आने वाले जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो उस समय भोजन को मीठा बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता था, तो शहद का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा शहद। नेक्स्ट में दिया गया 10 में कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो नीला लाजवर्द जो है वो कहाँ से प्राप्त करते थे, तो सोतुरगुई। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर सोतुरगुई। ये जो सोतुरगुई ये कहाँ पर स्थित है, तो अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट में 11 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो सोना का आयात निर्यात जो कहाँ से करते थे, तो दक्षिण भारत। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर दक्षिण भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने हासिल किया, किसने प्राप्त हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले जो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप ने हासिल किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों ये जो ब्राह्मणी लिपि है दोस्तों वो बाएं से दाएं और लिखा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राह्मणी लिपि है जो वो किस और लिखा जाता था, तो हमेशा बाएं से दाएं और लिखा जाता था। ठीक है, और अशोक के सर्वाधिक अभिलेखों का जो प्रयास है वो अशोक के द्वारा ब्राह्मणी लिपि लिखने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट 30 में देखें कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। आने वाले ये मौर्य काल में जो है वो इनमें से कौन सा लिपि का प्रयोग सबसे अधिक होता, तो ब्राह्मणी लिपि का। ठीक है, आने ऑप्शन डी राइट आंसर का ब्राह्मणी लिपि। और ये जो अरामाइक लिपि दोस्तों ये अरामाइक लिपि जो है वो ग्रीक एवं यूनानी लिपि के द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि ये जो खरोष्टी लिपि है इसका प्रयोग जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में किया गया था।
नेक्स्ट 14 में दिया गया कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है ना, वो बताना ये जो अशोक की कला किले जो फिर कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो कौन सा शिलालेख में मिलता है, तो 13वीं शिलालेख, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 13वीं शिलालेख। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14वीं शिलालेख में किसके बारे में जानकारी मिलती, तो 14वीं जो शिलालेख में दोस्तों वो धर्म के तत्वों का प्रकाशन पर बल दिया गया है। वहीं 12वीं शिलालेख में बात करें तो 12वीं शिलालेख में जो है वो धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। और 14वीं शिलालेख में जो है वो 13 शिलालेखों का जो है वो पूरा पुनरावलोकन पर बल दिया गया, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 15 में दिए कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, वो ये हाथी गुफा अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये हाथी गुफा लेख जो है वो खारवेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा खारवेल। दोस्तों ये जो अभिलेख है फ्रेंड यह उड़ीसा के उदयगिरी में है, ठीक है, ये जो खारवेल कहाँ पर है तो उड़ीसा के उदयगिरी में है, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्खनन किया था। इसको किसने उत्खनन करा था, तो कलिंग के राजा ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट डे 60 में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी वो ये राजगीर है वो कितने पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो टोटल 5 पहाड़ों से ये जो राजगीर है दोस्तों वो घिरा हुआ था, ठीक है। कौन कौन पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयनगिरी, सोनगिरी एवं व्यवहारगिरी, ये पांचों पहाड़ियों से फ्रेंड वो राजगीर घिरा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट में 70 में है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र है पटना का पुराना नाम है, इसकी स्थापना जो है वो उदयन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उदयन। ये हर्यक वंश के शासक थे, उदयन जो है वो कौन सा वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इंडिका के रचयिता कौन थे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंडिका है इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया, आपको ये सारनाथ का स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों ये सारनाथ का जो स्तंभ है फ्रेंड वो यूपी में, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो यूपी में। इसे कब बनाया गया, तो 250 ईसा पूर्व जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ये अशोक मौर्य, ठीक है। और दोस्तों इसको अशोक के अभिलेख में ही दोस्तों देव प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। और ये जो श्रीनगर की स्थापना जो है वो कोल्हन के अनुसार जो है वो अशोक ने किया था। नेक्स्ट 20 में देखेंगे कि 187 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्तर का वध किसने किया था, तो दोस्तों बृहदत्तर का स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन 21 में दिया कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट 22 में दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों जो औरंगजेब है इसकी जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में दिया है कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है, तो ये श्रीलंका से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला 24 में दिया है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सूत पिटक में संकलित है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर सूत पिटक। अगला 25 में दिया गया कि अकबर की मृत्यु कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट, ये अकबर है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों ये जो अकबर है इसकी मृत्यु जो है वो 1605 ईसा पूर्व हो गया था, ठीक है, 1605 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर 1605 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जो पूरा नाम है वो क्या था, तो अकबर का जो पूरा नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ये अकबर के द्वारा वो दिन ये इलाही दोस्तों 1572 में एवं 16 ये कुल नीति का जो अकबर से संबंधित है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि दिन ये इलाही जो है वो अकबर के द्वारा जारी किया कब, तो 1582 में, किससे संबंधित है, तो अकबर से, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना जो फ्रेंड वो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इबादत खाना का स्थापना किसने किया, तो अकबर का 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 26 में है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे, दोस्तों ये महात्मा बुद्ध है ये गांधी गौतम बुद्ध ये सबसे अधिक जो है वो श्रावस्ती में अपने उपदेश दिए थे, यानी ऑप्शन सी राइट है श्रावस्ती। दोस्तों ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती, ठीक है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में, ठीक है, कहाँ, सारनाथ। अगला क्वेश्चन 27 में है कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये जो अवध सूबा है वो यूपी में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 28 में दिया गया कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, दोस्तों अकबर के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसे रुपया कहा जाता था, ऑप्शन सी राइट आंसर रुपये। दोस्तों यहाँ पे अकबर के द्वारा और भी सिक्के जारी किया था उसको क्या क्या कहा जाता, तो स्वर्ण सिक्का को जो है वो मोहर कहा जाता था, तांबा का सिक्का को जो है वो दाम कहा जाता था, चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था, और अकबर के द्वारा एक विशेष प्रकार की चांदी का सिक्का जारी किया गया उसे क्या कहा जाता, तो साहू रुखी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट 29 में देखिए कि आइन ए अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। ये आइन ए अकबरी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। इसके कौन सा भाग में जो है वो मनसबदारी का प्रयोग किया था। दोस्तों आइन ए अकबरी जो है वो टोटल 5 भागों में लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मनसबदारी है उसका जो वर्णन है वो मंजिल या आबादी में मिलता है। ऑप्शन ये राइट आंसर, मंजिल या आबादी। अगले 30 में दिया कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो दोस्तों ये विजयनगर जो है इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का कब 1336 में, ठीक है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा वंश, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और राबिड वंश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर में कौन सा स्थल से जो है वो संघर्ष हमेशा चलता रहा, तो बहमनी राज्य से जो है वो हमेशा साम्राज्य जो युद्ध हमेशा होते रहता था। हाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बहमनी राज्यों से। अगला 31 में देखिए कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था। तो दोस्तों विजयनगर के की बात करें तो मुसलमानों को जो शामिल किया था वो देवराय द्वितीय के द्वारा शामिल किया था। हाँ, ऑप्शन डी राइट आंसर, देवराय द्वितीय। दोस्तों ये जो देवराय द्वितीय है वो संगम वंश के प्रमुख शासक है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो देवराय द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को जो है वो सुदृढ़ करने के लिए, सैन्य व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए 2000 मुस्लिम सैनिकों को जो है अपनी सेना में शामिल किया था, ठीक है। कितने हजार सैनिक, तो 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन कि विजय का शहर यानी जीत का शहर, ठीक है। तो विजय का शहर जो है वो विजयनगर को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीत का शहर रहेगा या फिर विजय का शहर, ठीक है। किसे कहा जाता है, तो विजयनगर को। इसकी स्थापना मैंने बताया कि 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला 33 में देखिए कि विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता है ना। दोस्तों विजयनगर की जो मातृ देवी है वो किसे कहा गया है, तो पंपा देवी को जो है वो विजयनगर की मातृ देवी कहा गया है। ऑप्शन ये राइट आंसर, पंपा देवी। नेक्स्ट 34 में देखिए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो तंजावुर। आने ऑप्शन राइट आंसर होगा तंजावुर, ठीक है। दोस्तों ये जो इस मंदिर की जो निर्माण है वो चोल शासकों के द्वारा, चोल शासक के जो राजराय प्रथम है उनके द्वारा दोस्तों तमिलनाडु के तंजावुर में द्रविड़ शैली में किया गया था, ठीक है। इसे दोस्तों राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो आपसे जैसे राजेश्वर मंदिर कहा जाता है तो ये बृहदेश्वर मंदिर को, ठीक है। यहाँ किसकी आराधना किया जाता है, तो यहाँ पर शिव की आराधना किया जाता था, ठीक है। इस मंदिर में किसकी पूजा क्या थी, तो शिव भगवान की। नेक्स्ट 35 में देखिए कि अकबर का शासनकाल क्या था। अकबर है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों अकबर का जो शासनकाल वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो है वो अकबर का शासनकाल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1556 से 1605, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अकबर से पूछा गया, अकबर का कार्यकाल तो मैंने आपको बताया, लेकिन जहांगीर का कार्यकाल पूछेगा तो 1605 ईस्वी से लेकर फिर 1627 ईस्वी तक जो है वो जहांगीर का कार्यकाल है, ठीक है। उसके बाद शाहजहां का कार्यकाल जो है वो 1627 से 1650 तक रहा, और जहांगीर का कार्यकाल जो है वो 1650 से 1707 के बीच रहा था। नेक्स्ट 36 में दिया कि तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा जो है उसको कौन सा मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था, तो अकबर के द्वारा जो है और तीर्थ कर यात्रा को जो है वो समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर अकबर। दोस्तों ये तीर्थ कर यात्रा पे वो इसको कब समाप्त किया, तो 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया। कब, तो 1563 में किसने किया, तो अकबर ने। एवं जजिया कर को जो है वो 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर के द्वारा ही समाप्त किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो अकबर कब किए थे, तो 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट 37 में दिया कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। ये बुलंद दरवाजा है इसकी निर्माण जो है वो कौन सा शासक ने कराया था, तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर अकबर। दोस्तों इस दरवाजे का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1602 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पर यह स्थित है फ्रेंड, तो फतेहपुर सीकरी के निकट में स्थित है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में। यहाँ सबसे बड़ा दरवाजा जो फ्रेंड वो कौन सा था, तो सबसे बड़ा जो दरवाजा जो फ्रेंड उसे भ्यता के द्वारा नाम भी से जाना, क्या उसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो भ्यता के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट 38 में दिया गया कि चांदनी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था। वो ये चांदनी चौक का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया, तो जहांआरा, ठीक है। यह जहांआरा जो है वो शाहजहां की बेटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको की पॉइंट बताया कि यह दिल्ली में है। यह कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, तो ये दिल्ली में स्थित है। इसकी डिजाइन जो है दोस्तों जहांआरा ने किया था, ठीक है। शाहजहां की बेटी जो है वो जहांआरा के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में मिलती है। तो दोस्तों विश्व की प्रथम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वज्जी में मिलती है, ठीक है। तो वज्जी नहीं दोस्तों तिलछवी में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर तिलछवी। नेक्स्ट 40 में देखिए कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी। दोस्तों पहली बार जो इसकी मूर्ति है वो कहाँ पे बनाई गई थी, तो गंधार कला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गंधार कला। क्या बोल फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का दर्पण किसका बना हुआ था। पता नहीं ये जो सिंधु सभ्यता में जो दर्पण था वो इनमें से किसका बना हुआ था। तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो
इसमें जो दर्पण बना था वो तांबे का बना हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा तांबा। ठीक है दोस्तों, ये जो दर्पण है दोस्तों, तो दर्पण जो है इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दर्पण का साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो दर्पण का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मिला था? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से इसके अलावा क्या क्या मिला था फ्रेंड? तो मातृ देवी की प्रतिमा, गेहूं की भूसी, सावधान और तांबे की मुहर जो है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता की योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखलाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की थी? यानी आपको पता है ये जो मूर्ति है इसकी पहचान जो है वो पशुपति के रूप में किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन मार्शल के द्वारा जो है वो इसकी पहचान किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। यदि बात है ये जो जॉन मार्शल है इसका कार्य कब से कब तक रहा? तो 1902 ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1928 ईस्वी तक जो है वो जॉन मार्शल का कार्यकाल रहा। और इसी के कार्यकाल में जो फ्रेंड वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो 1921 और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ठीक है, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। हेलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो राखीगढ़ी को बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने आपको बता दिए हैं की पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो को माना जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी बात करें तो हाल ही में 1999 में खोज हुआ, जिसमें से अमरेंद्र नाथ के अनुसार बताए फ्रेंड कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो राखीगढ़ी को बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको राखीगढ़ी राइट आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फॉर में दिया गया कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कालीबंगा। और दोस्तों यदि बात करें जो कालीबंगा है ये किस लिए फेमस है? तो दोस्तों कालीबंगा में जो है वो हल का भी साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल का जो प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भूकंप एवं जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में दिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? आने बोला ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है उसकी दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ेगा तो आप लोगों के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 6 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? आपको इनमें से किसका उपयोग जो फ्रेंड वो हड़प्पा में जो मुद्रा बनाया था उसमें किया जाता था? तो दोस्तों सेलखड़ी का जो उपयोग है वो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा बनाया था उसके लिए सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा सेलखड़ी। दोस्तों ये जो सेलखड़ी है ये एक पत्थर हुआ करता था। ठीक है, जिससे मुद्रा और मुहर बनाया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मुहर है वो किससे बनाया जाता था? तो सेलखड़ी पत्थर से। ठीक है, तो मुद्रा भी है वो सेलखड़ी पत्थर से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन 8 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो एक नगर पालिका जैसा था। अन्य ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ नगर पालिका। और हड़प्पा का खोज किसने किया? तो मैंने आपको बताया कि 1921 ईस्वी में जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों तो पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपको बताना जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है विकास हुआ है उसका जो आकृति है वो किस प्रकार का था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो त्रिभुजाकार आकृति में हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी आपको बताना जो हड़प्पा कालीन नगरों में जो हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन सा धातु का प्राप्ति नहीं होता? इस काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो ये जो लोहा है इसका प्रमाण जो है अभी तक नहीं मिला। बाकी जो तांबा स्वर्ण चांदी है इनका प्रमाण मिला है, बट ये जो लोहा है इसका प्रमाण नहीं मिला। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में दिया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड्स की जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, ये जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार को जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग को ही कहा जाता है। अगला पूछ सकता है क्वेश्चन आप में कि नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो महापद्मन जो है वो नंद वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त। और कुषाण वंश के संस्थापक जो है वो अजुल थे। ठीक है, अजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट 12 में दिया गया कि मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? यानी ये मेघदूत है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये मेघदूत के लेखक है वो कालिदास है। ऑप्शन बी राइट आंसर कालिदास। दोस्तों कालिदास की कई प्रमुख कृति हैं जिसमें से ये जो कुमार संभव ये प्रमुख कृति है, मेघदूत प्रमुख
कृति है, ये रघुवंश, ये सभी जो फ्रेंड वो प्रमुख कृति हैं कालिदास के, ठीक है। अगला 13 में देखिए कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। आने को ये मौर्य काल में है, ये गुप्तचर होते थे, उन्हें क्या कहकर बोला जाता था। तो दोस्तों मौर्य काल में जो गुप्तचर है उन्हें गुड़ पुरुष कहा जाता था। आने ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, गुड़ पुरुष। ये दोस्तों गुड़ पुरुष राइट आंसर। दोस्तों ये जो गुप्त विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महामान प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। और गुड़ पुरुष को जो फ्रेंड वो दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे फ्रेंड? तो पहला इसका जो भाग है उसे संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्था। और दूसरा भाग संचार। दोस्तों संस्था के अंतर्गत किससे कहा जाता था? तो एक जगह स्थिर होकर गुप्तचर जो कार्य करते थे उसे संस्था कहा जाता था। और संचार जो फ्रेंड वह अस्थिर रूप में होते थे, ठीक है। अगला 14 में दिए कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों मौर्य वंश की जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व किया गया था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट 15 में दिया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। बताया ये जो मेगास्थनीज है इस पुस्तक को और भी किस नाम से जाना जाता है, इसकी पुस्तक को कौन से नाम से जाना जाता है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक थी? तो इंडिका, ठीक है। दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो एक यूनानी राजदूत थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये मेगास्थनीज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के, ठीक है। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। दोस्तों ये जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ठीक है। इस किताब में मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन मिला है। जो इंडिका पुस्तक है इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? तो मौर्य काल में जितने भी काम हुए थे उसके बारे में काफी ज्यादा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन 16 में दिया है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। यानी बोले कौशल है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कौशल जो है फ्रेंड वो कौशल को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। कौन कौन से भाग दोस्तों? ये जो कौशल है कहाँ पर स्थित है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका विस्तार जो है वो यूपी में हुआ है और इसे दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी कौशल एक दक्षिणी कौशल। और उत्तरी कौशल का जो राजधानी था फ्रेंड वो श्रावस्ती था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो भुसावली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 में दे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। आने आपको ये जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व जो फ्रेंड वो कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। दोस्तों कलिंग युद्ध जो है वो कलिंग कहाँ पर था? उड़ीसा में हुआ था। किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था? तो नरेश vs अशोक के बीच, नरेश और अशोक के बीच हुआ था, ठीक है। और इसका जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। यानी कलिंग का युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था। आने वाले भारत में सबसे पहली बार जो है वो सोने के सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? तो हिंद यूनानियों के द्वारा, ठीक है। और यदि बात करें सबसे ज्यादा सोने सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? तो गुप्त शासकों के द्वारा वो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया था। वहीं सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के की जारी की बात करें तो कुषाण शासकों के द्वारा जो है वो सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट 19 में रहेगा कि मथुरा किसकी राजधानी थी। आने को इनमें से जो मथुरा है मथुरा की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन जो फ्रेंड वो मथुरा की राजधानी थी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 में दिया कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था। आने को ये विमान है वो मंदिर के कौन से भाग को कहा जाता था? तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि मंदिर के जो विमान है वो गर्भगृह के ऊपरी आकृति को जो फ्रेंड वो विमान कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गर्भगृह के ऊपरी आकृति को। नेक्स्ट 21 में दिया है कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था। में ये बौद्ध दर्शन है वो किसमें संकलित था? तो अभिधम्म पिटक इसी में संकलित था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अभिधम्म पिटक, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये जो सूत पिटक है इसमें किसके बारे में बताया गया? सो सूत पिटक में जो फ्रेंड वो संघ के सिद्धांत बताया गया। और ये जो विनय पिटक है फ्रेंड इसमें संघ के नियम के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके संकलन करता कौन? तो आनंद, ठीक है। अगला 22 में दिए कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। नेपाल में कहाँ पे? तो नेपाल में कपिलवस्तु जिला जो फ्रेंड कहाँ पे? तो नेपाल में लुम्बिनी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर था? नेपाल में, लेकिन कौन सा स्थान में? तो लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में नहीं रहेगा तो कपिलवस्तु रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 में दिया है कि महावीर की मृत्यु कब हुई। यानी ये महावीर है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इनका मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी यहाँ पे पूछा गया। तो महावीर की जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? तो 468 ईसा पूर्व जो है वो महावीर का मृत्यु हुआ था, ठीक है। अगला 24 में दिया गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा में है। तो दोस्तों ये जैन धर्म की महिमा है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, 540 ईसा पूर्व।
अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड 26 में कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य हैं उनमें आनंद नाम था। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए प्रथम तीर्थकर तो ऋषि भदेव को जो फ्रेंड वो जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर माना जाता है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन में और भी कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो दोस्तों दूसरा तीर्थकर कौन थे। दोस्तों दूसरा जो तीर्थकर थे वो अजित नाथ थे। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार यदि दूसरा तीर्थकर पूछेगा तो अजित नाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर कभी कभी पूछा फिर, तो 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे। तो पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थकर थे। वही महावीर की बात करें तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और ये दोस्तों संभव नाथ जो है वो 3rd तीर्थकर थे और नेमी नाथ जो है वो 21वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन 28 में दिया कि जैन धर्म के 24 अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे। मैंने आपको पहले बताया जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे। तो वर्धमान महावीर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्धमान महावीर। अगला 29 में दिया जो कि काफी अभी भी एक क्वेश्चन कि आईन ये अकबरी के लेखक कौन है। आने को जो आईन ये अकबरी है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आईन ये अकबरी है इसके लेखक अबुल फजल है। ये कौन सा भाषा में लिखा गया था फ्रेंड। तो ये जो आईन ये अकबरी है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ये आईन ये अकबरी कौन सा भाषा में लिखा गया था। फारसी भाषा में कितने भागों में लिखा गया था। तो टोटल इसे 4 भागों में लिखा गया था। ठीक है, और अबुल फजल इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 30 में दिया कि आइन ये 10 साला पद्धति के प्रतिपादक कौन है थे। आने वाले जो आइन ये 10 साला है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों आइन ये अकबरी जो 10 साला पद्धति है इसके प्रतिपादक राजा टोडरमल थे। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, राजा टोडरमल। ठीक है दोस्तों, इसे जब्ती पद्धति भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो आइन ये 10 साला पद्धति इसे क्या कहा जाता है, जब्ती पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसे किसके द्वारा लाया गया। तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट 31 में दिया कि अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ये अकबरी के किस भाग में दी गई। मैंने आपको बताया दोस्तों आइन ये अकबरी जो है वो टोटल 5 भागों में लिखा है। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अकबरकालीन साम्राज्य इसके 12 प्रांतों की जो विस्तृत सूचनाएं वो आइन ये अकबरी के कौन सा भाग में मिला है। तो मुल्क आबादी। ठीक है, 5 भागों में एक मुल्क आबादी था, इसी में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो सेकेंड इसका जो पार्ट था दूसरा जो पार्ट था उसको क्या कहता था, सिपाह आबादी कहा जाता है। इसमें किसके बारे में बताया गया। तो सिपाह आबादी में जो फ्रेंड वो सैनिक और नागरिक प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, वहीं इसकी बात करें पहला उसका नाम था मंजिल आबादी। इसमें शाही घर परिवार के बारे में बताया गया था। वहीं इसके 3rd आबादी की बात करें जो तीसरा भाग था उसे मुल्क आबादी कहा जाता था और इसमें राजसुआ एवं 12 प्रांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 32 में दिया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया। आने वाले अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया कब कराया गया था। तो 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो फ्रेंड वो अकबर ने 1571 से में किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया 1571 में इन्होंने किया था। ठीक है, और यहाँ 1575 ईस्वी में वो इबादत खाना का निर्माण किया। 1571 ईस्वी में क्या निर्माण किया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कर रहा है। वहीं 1575 में इबादत खाना का निर्माण स्थापना किया। ठीक है, जिसे सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिया गया था। नेक्स्ट 33 में देखिए कि बाबर द्वारा रचित तुजक ये बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया। तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तुर्की भाषा। ठीक है, बाबरनामा जो फ्रेंड वो आइन ये बाबरी का फारसी अनुवाद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाबरनामा जो है वो किसका अनुवाद किया गया। तो आइन ये बाबरी का। ठीक है, कौन सा भाषा में। तो फारसी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट 34 में देखें कि बादशाहनामा के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों बादशाहनामा जो रचयिता हैं इसके रचयिता जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है दोस्तों, ये जो बादशाहनामा है यह और दोस्तों ये जो बादशाहनामा है दोस्तों इसमें आपको बता दें इसमें शाहजहां के 20 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, किसके कार्यकाल। तो शाहजहां के 20 वर्षों के कार्यकाल की। अगला 35 में दिया है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट अकबर का जन्म है वो 1542 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ फ्रेंड। तो 1542 ईस्वी में कहाँ पर हुआ। तो अमरकोट में। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ, अमरकोट। ठीक है दोस्तों, अकबर का जो जन्म है उसकी डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ। कब। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ पे। अमरकोट में। कहाँ पर दोस्तों। तो ये सिंध पाक में स्थित है। ठीक है, किसके घर में। तो राणा वीरसाल के दरबार में जो है वो अकबर का जन्म हुआ था। वही इनका माता का जो नाम था वह हमीदा बानो बेगम, वहीं पिता का जो नाम है वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या है फ्रेंड। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि जो हुमायूं है इसका पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट 36 में देखा फ्रेंड कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री की बात करें तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, टोडरमल।
नेक्स्ट 37 में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। आने वाले जो कृष्णदेवराय है वो कौन से वंश से संबंधित थे, तो तुलु वंश, ठीक है, तुलु वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य को ने टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन वंश, तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। इसमें जो तुलु वंश है इसके सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो कृष्णदेवराय है, ठीक है। नियम 38 में दिया कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। मैंने आपको बताया जो विजयनगर साम्राज्य है इसका भी सर्वश्रेष्ठ शासक बात करें तो कृष्णदेवराय को जो है वो विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना कब हुई, तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। किसने इसका स्थापना किया, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन लोगों के द्वारा दोस्तों 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया, ठीक है। और इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट 39 में कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में हुआ था। आने ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए 1347। अगला क्वेश्चन 40 में दिया फ्रेंड कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। आने पर यूनेस्को द्वारा हम्पी को जो है वो विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में जो फ्रेंड वो विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। आने ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। आने पर ये मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है इसका खोज जो है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है। कब किया गया, तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का जो है वो खोज किया गया। यह सिंध के लरकाना जिला में स्थित है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ। किसने किया, तो राखलदास बनर्जी। कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था। आपको जो डाकयार्ड गोदीवाड़ा का अवशेष जो है वो इनमें से कौन सा नगर से प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों ये जो डाकयार्ड है इसका जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लोथल। दोस्तों लोथल जो है वो एक बंदरगाह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोथल किस लिए फेमस था, तो बंदरगाह के लिए, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। और ये जो लोथल है दोस्तों वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है वो एस.आर. राव के द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट दिए गए इन सभी पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 में दिया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों ये मौर्य वंश है इनके अंतिम शासक जो है वो बृहदत्त थे। आने ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बृहदत्त। दोस्तों बृहदत्त जो है वो इसे पराजित कर पुष्य मित्र संगु ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र है इसके रचयिता कौटिल्य है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो कौटिल्य है इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो यदि कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहेगा और चाणक्य या विष्णुगुप्त में कोई भी रहेगा तो आपको सही आंसर करना है, ठीक है। दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के राजनीति के बारे में वर्णन किया गया इस पुस्तक में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अर्थशास्त्र इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के राजनीति के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 में दिया है कि मृतकों का टीला कहा जाता है। जो मृतकों का टीला है वो किससे कहा जाता है। दोस्तों मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो कौन सा भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो मृतकों का टीला, और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 में दिया है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा है इसकी खोज कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा इसका खोज किया गया फ्रेंड, तो इसका खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। कब, तो 1921 ईस्वी में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड, तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन फ्रेंड कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो नृत्य करती हुई लड़की का जो अवशेष मिला था वो कौन सा स्थान से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था फ्रेंड ये जो नृत्य करती हुई लड़की। और ये जो मूर्ति फ्रेंड वो कौन सा धातु से बनाया गया था, तो कांस्य धातु से ये जो मूर्ति है वो बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। काफी ज्यादा क्वेश्चन ये मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों ये मौर्य वंश की स्थापना जो है वो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धरानंद को पराजय कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, तो 322 ईसा पूर्व, ठीक है। और किसके सहयोग से हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य के सहयोग से हुआ था, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। बताइए मौर्य साम्राज्य इसमें जो प्रचलित मुद्रा है उसको क्या कहा जाता, तो दोस्तों उसे पंड कहा जाता है। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा पंड, ठीक है। दोस्तों वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष जो है वो
पन्ना अध्यक्ष कहलाता था, और कृषि विभाग का जो अध्यक्ष है वो उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में दिया कि मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। तो ये मुद्राक्षस है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये मुद्राक्षस है, इसके लेखक जो है वो विशाखा दत्त है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर विशाखा दत्त। इस पुस्तक में नंद वंश की समाप्ति एवं मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन मिला है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जा सकता है, ये मुद्राक्षस पुस्तक है, इसमें जो है वो किसके बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है वो नंद वंश और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किया गया। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा और एकदम वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 दे कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो दोस्तों ये जो है बिंदुसार, ये भी मौर्य वंश के शासक थे, अशोक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन ये जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अजातशत्रु। दोस्तों बिंदुसार जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, ये जो बिंदुसार है ये किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का। ठीक है, बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा? तो बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। दोस्तों यहाँ पे जितने भी की पॉइंट दिए गए, ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ते रहना। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। आने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है, तो दोस्तों इन्होंने सेल्यूकस को जो है वो 322 ईसा पूर्व पराजित किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो किसका सेनापति था? तो सिकंदर का। ठीक है, इसी की बेटी हेलेना से मौर्य का विवाह हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बेटी की हेलेना जो है उसका मौर्य से विवाह था। बदले में ये अपने ससुर को यानी सेल्यूकस निकेटर को जो है वो 500 हाथी जो है वो देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। आने वाले जो अमरावती का स्तूप है वो कौन सा राज्य में स्थित है? तो अमरावती के जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आने ऑप्शन ये राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो अमरावती का स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। कौन सा जिला? तो गुंटूर जिले में। ठीक है, कौन सा नदी किनारे पर है? तो कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और इसे अमरेश्वर स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या दिया बोल रहे हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर जातक कथा। जी हाँ, तो जातक कथा में संकलित है। दोस्तों ये पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णुवर्धन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप में संरक्षण में योगदान दिया था। आने पर ये जो भोपाल के इनमें से कौन सा बेगम जो वो सांची के स्तूप में काफी ज्यादा योगदान दिया था? तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो है वो काफी ज्यादा योगदान दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, दोस्तों ये जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया कि जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, जिसकी खोज जो है फ्रेंड वो 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सांची है इसका स्तूप का जो है वो इसका बनाया गया, तो इसकी खोज जो है 1818 में हुआ, और इसे जनरल टेलर ने इसकी खोज किया था। ठीक है, कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बोल रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। काफी अभी क्वेश्चन ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। यदि बात करें इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व जो है वो लुम्नी में हुआ था। ये जो लुम्नी कहाँ पर है? तो ये जो लुम्नी है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, यदि बात करें इनका मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो कुशीनगर में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। ठीक है, और इनकी माता का जो नाम था वो महामाया, और वहीं इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ये महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा वैशाली। दोस्तों महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व जो वो महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु होगी। इनके माता का नाम जो है वो त्रिशला था। ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। नेक्स्ट 18 में दिया है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन जो संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थलभद्र थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन 19 में देखा कि स्तूप संबंधित है, वो ये जो स्तूप है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बौद्ध। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों के तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे क्लास 12 का जो है वो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल में तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुंडल वंश कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे कुंडल वंश का पूछ रहा है कि कौन सा
जो है कुंडल वन कश्मीर का जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुए थे वो किसके कार्यकाल में होता? तो कनिष्क के कार्यकाल में होता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कनिष्क। दोस्तों यहाँ पे चतुर्थ पूछा, लेकिन आपसे अगर पहला बौद्ध संगीति पूछा जाएगा, पहला बौद्ध संगीति जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के कार्यकाल में होता है, ठीक है। सेकंड बौद्ध संगीति जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो काला अशोक के कार्यकाल में जो है वो सेकंड दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के कार्यकाल में हुआ और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के कार्यकाल में हुआ। तो यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई, पहली किसकी हुई या फिर चौथा किसका हुआ। तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है ताकि आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। नहीं, क्या बोल रहा है कि सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सूफी परंपरा है इसमें पीर का क्या अर्थ होता है? तो पीर का जो अर्थ है वो गुरु होता है। यहाँ पे पीर पूछा गया, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि मुरीद का अर्थ क्या होता है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? तो मुरीद का जो अर्थ है वो शिष्य होता है। जियारत का अर्थ क्या होता है? जियारत जो अर्थ है वो दरगाह की यात्रा। वहीं खानकाह की बात करें तो खानकाह का जो अर्थ है वो सूफी संतों का आवास स्थल होता है, ठीक है, या फिर विश्राम स्थल, ठीक है। अगला पूछेगा कि जिम्मी का अर्थ क्या था? तो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो कर्ज है उसे जिम्मी कहा जाता है, ठीक है। ये जो सिलसिला है इसका जो अर्थ है वो संप्रदाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन बोल रहे हैं कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। आने वाली जो भक्ति और सूफी आंदोलन है इनका योगदान जो है वो किसमें था? तो धार्मिक सद्भाव में भी इनका काफी योगदान होता था। हिंदू और मुसलमानों में एकता में भी काफी ज्यादा योगदान होता था। सामाजिक सद्भाव में भी योगदान होता था। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भक्ति आंदोलन है और भारत के कौन सा क्षेत्र से प्रारंभ होता? तो दक्षिण भारत से शुरू हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दक्षिण। दोस्तों भक्ति आंदोलन की जो है वो शुरुआत कब हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं सदी में हुआ था। कहाँ से? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो कौन सा राज्य से हुआ था? तो कर्नाटक राज्य से, ठीक है। और शुरू करने का जो श्रेय है फ्रेंड वो किसके जाता था? तो शंकराचार्य जो फ्रेंड वो भक्ति आंदोलन की शुरू करने का श्रेय जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भक्ति आंदोलन को जो है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जो फ्रेंड वो भक्ति आंदोलन को जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का क्या नाम था? हमें बताने जो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत है उसे क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल के प्रमुख संत थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रमुख संत थे? तो बंगाल के। ये सगुन परंपरा के थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कौन सा परंपरा के थे? तो सगुन परंपरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है वो इनमें से कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा चिश्ती संप्रदाय। दोस्तों ये जो निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद बिन यहमद बिन दलियल अल बुखारी था। काफी ज्यादा इसका लंबा नाम है मोहम्मद बिन यहमद बिन दलियल अल बुखारी, ठीक है। ये दिल्ली के 7वें सुल्तानों का काल देखा था। दोस्तों ये जो मोहम्मद बिन अलिया जो फ्रेंड है निजामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली के 7वें सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। ये चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध सूफी थे संत थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और इनके गुरु का जो नाम था वो बाबा फरीद था। नेक्स्ट दिया गया कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था? ये तालवंडी है वो इनमें से किसका जन्म स्थान होता है तालवंडी में? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो तालवंडी में हुआ था। तो कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में पंजाब के तालवंडी में हुआ था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पंजाब के तालवंडी में, ठीक है। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। यानी ये जो गुरु नानक है फ्रेंड वो कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो सिख धर्म के, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो 1538 ईस्वी में हो जाती है। यानी गुरु नानक का जो मृत्यु है वो 1538 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 27 में दिया कि किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी? आने को इनमें कौन सा काल में जो फ्रेंड वो आयंकर और नायंकर व्यवस्था काफी ज्यादा प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विजयनगर काल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? काफी भी एक क्वेश्चन था कि जो 1565 ईस्वी में जो वो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालिकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा तालिकोटा का युद्ध, ठीक है। दोस्तों ये जो तालिकोटा का युद्ध है फ्रेंड इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों तालिकोटा का युद्ध जो है उसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शायद आपसे पूछेगा कि जो राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब होता? तो दोस्तों राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध है वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये तालिकोटा का युद्ध है वो राम राय और आदिल शाह के बीच हुआ था। इसमें ये जो राम राय है इनका हार हो गया था और ये जो आदिल शाह है ये जीत गए थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 29 में देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है, ये विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो 1347 ईस्वी में ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। तो क्वेश्चन में शायद आपसे पूछा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन दिया है फ्रेंड कि कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे। यानी आपको पता नहीं कृष्णदेवराय है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये जो कौन सा साम्राज्य के राजा थे, तो विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। मैंने आपको पहले ही बताया कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दोस्तों ये कृष्णदेवराय है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलु वंश के शासक कौन थे, तो कृष्णदेवराय इस साम्राज्य के सबसे महान भी शासक थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसके सबसे प्रमुख शासक कौन थे, सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो ये जो है वो कृष्णदेवराय। ठीक है, इन्हें जो फ्रेंड वो आंध्र भोज और अभिनव भोज का उपाधि दिया गया था। तो आपसे शायद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र भोज और अभिनव भोज का उपाधि इनमें से कौन सा व्यक्ति के दिया गया था, तो कृष्णदेवराय को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो विजयनगर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विजयनगर। दोस्तों हम्पी जो है वो हम्पी विजयनगर के कर्नाटक जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने किया था। तो हम्पी का खोज किसने किया, तो कॉलिन मैकेंजी ने। कब किया, तो 1800 ईस्वी में। ठीक है, इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जो है वो विश्व पुरातन स्थल घोषित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम्पी को जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है वो विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, 8 तेलुगु कवि। अगर कोई क्या बोल रहे हैं कि विजयनगर की स्थापना किसने की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य है इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया। कौन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंश। कौन कौन, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया, तो अबुल फजल के द्वारा जो फ्रेंड वो अकबरनामा का रचना किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अबुल फजल। कौन सा भाषा में किया गया फ्रेंड, तो फारसी भाषा में। ठीक है, अगला 35 में देखिए कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। वैसे डेट की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के जो फ्रेंड वो प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था फ्रेंड, तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर। इसमें इब्राहिम लोदी जो इसका हार हुआ था और जो बाबर है वो जीत गए थे। ठीक है, नंबर 36 में कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों जो आईन ए अकबरी है वो टोटल 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 5 भागों में। ठीक है, दोस्तों ये आईन ए अकबरी है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो आईन ए अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और कौन सा भाषा में लिखा गया, तो मैंने आपको बताया कि ये जो आईन ए अकबरी है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और कितने भागों में लिखा गया था, तो टोटल 5 भागों में लिखा गया था। अगला 37 दे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों ये जो अकबर है इसके वित्त मंत्री जो है वो टोडरमल थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्या बोला है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों ये तंबाकू पर है वो कौन सा शासक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, तो तंबाकू पर जो है वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन दोस्तों तंबाकू का सेवन सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो बाबर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा की पॉइंट मैंने बता दिया कि जो तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया। ठीक है, किंतु इसकी खोज जो है वो अकबर ने किया था। तंबाकू का खोज किसने किया, तो अकबर ने इसकी खोज किया। यह खेती जो है वो तंबाकू जो खेती है वो पुर्तगाल से जो भारत आया था। ठीक है, कब आए थे, तो 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में इसका खोज है दोस्तों। ठीक है, अगर 39 में दें कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। ये जो मुगल काल है इसमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो पोलज। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये जो आईन ये अकबरी में है ये मुगल काल की भूमि को जो है वो 4 भागों में बांटा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आईन ये अकबरी पुस्तक है इसमें मुगल कालीन नगरों में जो भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। दोस्तों सर्वाधिक जो आय का महत्वपूर्ण साधन था वो भू राजस्व यानी खिराज। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 12 की हिस्ट्री के 280 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग कितने सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 की फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है।